So students, now we will study causes of unemployment in India. What are the reasons of unemployment in India? इंडिया में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? क्या कारण है कि इंडिया में लोगों को काम नहीं मिलता, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नंबर फर्स्ट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। डेवलप कंट्रीज़ से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, जीडीपी कम है और प्रोडक्शन कम होता है, तो इसीलिए जो लेबर साइज है वो हमेशा ज़्यादा बना रहता है और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, जो उपलब्ध हैं साधन, वो हमेशा कम रहते हैं। लेबर साइज ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है। सो दिस इज़ द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा हम रोज़गार क्रिएट करते हैं, नौकरियां सृजित करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। मीन्स जो जॉब क्रिएशन की रेट है वो हमेशा कम बनी रहती है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज की जो रेट है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। तो जिसकी वजह से देखिए हमने 12th 5 ईयर प्लान हमने कर लिए पूरे, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा वर्कर होते हैं और सभी लोगों को काम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 महीने के लिए, 3-4 मंथ्स के लिए लोगों को गाँव में बेरोज़गार रहना पड़ता है। वहाँ पर उनको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि सीजनल ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। हमेशा 12 मंथ्स इसमें काम नहीं होता है, जब सीजन आता है तभी यहाँ पर लोगों को काम मिल पाता है। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में देखी जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो छिपी हुई बेरोजगारी है। मीन्स किसी खेत पर मान लीजिए 2 लोगों की आवश्यकता है और फैमिली में 5 लोग हैं और 5 के 5 उसी के ऊपर डिपेंड हैं, काम कर रहे हैं, तो ये हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट इज डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखिए इंडिया में पुराने समय में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी, गाँव में छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ होती थी जहाँ पर लोग काम करते थे। लेबर इंटेंसिव होती हैं देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। वेजेस सैलरी कम मिलती है लेकिन फिर भी काम होता है और रीजनल बैलेंस ग्रोथ होती है। मींस इंडिया में दूर दूर जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पर भी इनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, वहाँ पर भी जॉब क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो देखिए मोस्टली, अगर कॉटन इंडस्ट्री की हम बात करें तो वो गुजरात और महाराष्ट्र में है या फिर कोलकाता में है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं बड़े बड़े शहरों में ये होती हैं और यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव, मशीन से ज़्यादा काम किया जाता है और लेबर यहाँ पर कम से कम अप्लाई की जाती है। तो अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फोकस करना शुरू कर दिया किसकी ओर? LSI, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी जो नंबर्स हैं वो कम होने शुरू हो गए और लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। इंडिया में अगर दूसरे कंट्रीज से हम कंपैरिजन करें तो लेबर की जो मोबिलिटी है, एक जगह से जो दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसके रीज़न है बिकॉज डाइवर्स लैंग्वेज। यहाँ पर अलग अलग राज्य की अलग अलग लैंग्वेज है, तो लोग दूसरी जगह काम करना आसानी से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, उनकी भाषा समझ नहीं आती है। नेक्स्ट रिलीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड नेक्स्ट इज कस्टम्स। वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो अलग अलग राज्य की अलग हैं, तो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं अपनी कस्टम्स को फॉलो करने के और वो दूसरे राज्य में उनको वहाँ पर मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम
होती है। तो यहाँ पर लिमिटेड मोबिलिटी है लेबर की, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि मुंबई में जो जॉब लोग करने जाते हैं लोग, तो वहाँ पर मराठी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले अगर वहाँ पाए जाते हैं तो कभी कभी वहाँ उनके साथ कुछ मतलब मार पिटाई भी लोग कर देते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज, रिलीजन और कस्टम्स की वजह से भी मोबिलिटी नहीं हो पाती है। वहाँ पर जो अवेलेबल हैं लेकिन लोग जाना नहीं पसंद करते, अपने राज्य में ही रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अभी देखिए कोरोना के समय में तो अभी हम जैसा कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल, राज्यों ने भी, जैसे हरियाणा ने कह दिया कि हरियाणा में हरियाणा के लोगों को ही जॉब मिलेगी, दिल्ली में दिल्ली के लोगों को जॉब मिलेगी, मुंबई में मुंबई के लोग ही काम करेंगे। तो इस तरह की भी आजकल खबर आ रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि मतलब लोगों को अगर दूसरे राज्य से आते हैं हमारे यहाँ काम करने तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और जिसकी वजह से जो जॉब क्रिएशन है वो नहीं हो पाती और ये बेरोज़गारी की समस्या बनी रहती है। Economic consequences and social consequences. Now we will study what are the economic consequence and what are the social consequence of unemployment. Means बेरोजगारी के क्या परिणाम होते हैं। जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, लोगों को काम नहीं मिलता, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, मीन्स इकोनॉमिकली क्या परिणाम होते हैं, और सोशल, सामाजिक रूप से क्या परिणाम इसके होते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है। नंबर फर्स्ट इज नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मीन्स जो हमारे पास पॉपुलेशन है, वर्कर्स हैं, स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको हम यूज नहीं कर पाते। अगर हम उनको यूज करें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, हमारे इंडिया क्या है डेवलप हो सकता है। लेकिन हम क्या है, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ये नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ आउटपुट। देखिए जब सभी लोगों को काम नहीं मिलेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। सो दिस इज लॉस ऑफ आउटपुट। 4 लोग अगर काम करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट होगा, मशीन ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। एक मशीन की जगह हम 2 मशीन भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 मशीन पर काम करा सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 ही लोगों को मजदूरी दे रहे हैं, 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट भी ऑब्वियसली कम होगा, प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस प्रोड्यूस होगा, लेस प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज लो कैपिटल फॉर्मेशन। अब लोगों को काम नहीं मिल रहा तो उनकी अर्निंग नहीं होगी। जब अर्निंग नहीं होगी लोगों की, कोई अर्निंग नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर क्यों करेंगे, एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे इंड्यूस होंगे, कैसे मोटिवेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन भी कम होगा। अब फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कम होने की वजह से फिर से कम मज़दूरों को जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो अप्लाई करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, और फिर यह प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा। अब अर्निंग नहीं होगी तो सेविंग भी नहीं होगी, सेविंग कम हो जाएगी। सेविंग के कम होने से क्या होगा, अब जो पैसा हम सेव करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसी पैसे को तो बैंक वाले लोन देते हैं प्रोड्यूसर्स को। बैंक वाले जो प्रोड्यूसर्स को लोन देते हैं उनसे उनकी फैक्ट्रीज चलती हैं, वो अपने फैक्ट्रीज में मशीन परचेज़ करते हैं, अपने जो बिज़नेस है उसको रन करते हैं। तो सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, लो प्रोडक्शन, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो डिमांड। तो इकोनॉमी क्या है, इस तरह से लो लेवल की इकोनॉमी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ लो प्रोडक्टिविटी। अब देखिए ये एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए 2 हेक्टेयर ज़मीन है किसी के पास और उसमें आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 100 कुंटल, 100 कुंटल आउटपुट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है।
अब 100 कुंटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और फैमिली में मेंबर हैं 5 लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो पर वर्कर आउटपुट पर वर्कर कितना हो गया, 5 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो गया 20 कुंटल। इसका मतलब हुआ कि एक वर्कर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 20 कुंटल। लेकिन अगर फैमिली में मेंबर्स 10 हैं तो ज़मीन तो 2 हेक्टेयर ही रहेगी, 2 हेक्टेयर ज़मीन उनके पास है। अब हमारा जो पर वर्कर आउटपुट होगा तो वो कितना हो जाएगा 10 कुंटल। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी ज़मीन पर काम करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल तो हमारा बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्सिक्वेंस। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़े, नाउ वी विल स्टडी सोशल कॉन्सिक्वेंस, सामाजिक इसके क्या परिणाम होते हैं बेरोजगारी के। तो देखिए, बेरोजगार होने की वजह से लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छे से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका डाउन हो जाता है, और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको नहीं मिल पाती, जैसे वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो फिजिकल जो सर्विसेज हैं, वो मनी से परचेज़ की जाती हैं, और मनी लोगों को कब मिलती है, जब वो काम करते हैं, अर्निंग जब करते हैं, और उस काम के बदले में, उस जॉब के बदले में उनको वेजेस मिलती है। तो इस तरह से सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है बेरोजगारी के, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज ग्रेटर इनइक्वलिटी, समाज में, सोसाइटी में, पूरे देश में इनइक्वलिटी बढ़ जाती है, गांव में, कस्बे में, शहर में। मीन्स अमीर लोग अलग हो जाते हैं और गरीब लोग अलग हो जाते हैं, अमीरी गरीबी बढ़ जाती है। जिनके पास रोज़गार है, जिनकी सर्विसेज अच्छी हैं, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा इनकम उनकी होती है, वेल्थ उनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा धनी लोग हो जाते हैं। और जिनके पास रोज़गार नहीं होता, एबिलिटी होने के बाद भी वो लोग गरीब हो जाते हैं। तो ये हैव और हैव नॉट की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, 2 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं, जिनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो वेल्थ है वो अवेलेबल है, और जिनके पास अवेलेबल नहीं है। समाज में इनइक्वलिटी हो जाती है, अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग जो मीडियम लेवल के होते हैं वो भी गरीब होने शुरू हो जाते हैं जब उनको रोज़गार नहीं मिलता। नेक्स्ट, सोशल अनरेस्ट मीन्स समाज में लड़ाई झगड़े, दंगे, राइट्स, स्टेल्थ, चोरी की घटना, डकैती, टेररिज्म, तो ये भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों को अगर अच्छी जॉब मिल जाती है पढ़ लिख कर, तो वो सेल्फ डेस्परेट नहीं होते, मीन्स निराश नहीं होते, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में। जो कुछ वो सोचते हैं उनको मिल जाता है अगर अच्छी जॉब उनको मिल जाती है, तो जिसकी वजह से वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर आराम से शांति से वो फिर नाइट में सो जाते हैं। लेकिन जब लोग बेरोज़गार होते हैं, उनको काम नहीं मिलता, तो फिर वो फ्री रहते हैं, आइडल, खाली रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्लानिंग बनाते रहते हैं कि किस तरह से हम अर्निंग करें, चोरी कर लें, या फिर कुछ बुरी सोसाइटी में पड़ जाते हैं फ्री होने की वजह से, क्योंकि काम तो है नहीं, खाली हैं। तो इसके वजह से वो टेररिज्म, कुछ आतंकवादी संगठन हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं। और क्योंकि देखिए, अब जैसे हम बात करें अजमल आमिर कसाब की, तो ये भी एक यंग मैन था, लेकिन ये क्योंकि अनएम्प्लॉयड था, बेरोज़गार था, कोई काम नहीं था, तो इसको एक तरह से लालच दे दिया कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे और हमारा ये काम कर दो। तो अगर आदमी के पास काम होगा, अच्छी जॉब होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नक्सली भी तो इसलिए इंक्रीज हुए हैं, जो झारखंड का, हमारा बिहार का इलाका है, वहाँ नक्सली क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, भुखमरी है, गरीबी है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को अपोजिशन मानकर कि गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर नहीं कर रही,
तो इसलिए उन्होंने बंदूक उठानी पड़ी उन लोगों को कि हम क्या है गवर्नमेंट का सामना करेंगे और अपने जो हक की अपनी चीज़ हैं वो अपनाएंगे। क्योंकि वहाँ से मिनरल्स निकाल लेते हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज़, लेकिन वहाँ लोगों की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई है अभी तक। तो इस तरह की जो घटना ये बढ़ती चली जाती हैं। दीज आर द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर देखिए सभी को रोज़गार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो कोई चोरी क्यों करेगा? जब उसको अच्छी अर्निंग हो रही है तो फिर पैसे चुराने की क्या रिक्वायरमेंट है? क्यों वो पूरी रात जागकर इधर से उधर घूमता रहेगा? और पुलिस का भी डर रहेगा कि पुलिस ना पकड़ ले। तो इस तरह की घटनाएं कब घटती हैं? जब लोग फ्री होते हैं, काम नहीं होता, बेरोजगार होते हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, भुखमरी होती है, तो इस तरह से वो फिर जो गलत सोसाइटी है उसमें पड़ जाते हैं।